चलिए बच्चों, आज अपन अपनी जो यूनिट चल रही थी सॉल्यूशन, और उसके अंदर बच्चों अपन डिस्कस कर रहे थे सॉल्युबिलिटी के बारे में। और मैंने आपको जो है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर अच्छे से अपन ने चर्चा कर ली थी। अब बच्चों अपन जो देखने जा रहे हैं वो है गैसेज की सॉल्युबिलिटी देखते हैं लिक्विड के अंदर, यानी कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, किस किस तरीके से वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब बच्चों अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, उसके बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। टॉपिक होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड। सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि सर इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, इसके एग्जांपल्स की चर्चा करते हैं। तो देखिए, आप एक जनरल एग्जांपल की मैं बात करता हूं, तो जो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिनमें CO2 डिजोल्व होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आप लेते हैं, है ना, जैसे CO2 जो डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में आप देखते हो, है ना, कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो होती हैं, ड्रिंक्स जो होती हैं, उनके अंदर क्या होती है, कॉमनली CO2 डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, और कुछ ना कुछ फ्लेवर ऐड होता है। इसी तरीके से आप और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूं, तो जनरल जो हाउस होल्ड जो क्लीनर्स होते हैं, है ना, जो क्लीनर्स होते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, अमोनिया का सॉल्यूशन होता है। अमोनिया का बच्चों एक्वस सॉल्यूशन, है ना, जो आप ग्लास क्लीनर वगैरह देखते हो या दूसरे जो है कोलिन वगैरह आप देखते हो, तो जो क्लीनर्स होते हैं उन वो क्या होते हैं, वास्तव में अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो बच्चों। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। और इवन जो आप नॉर्मल वाटर, जो आप ड्रिंकिंग जो वाटर है, उसके अंदर भी जो है ऑक्सीजन और N2 जो है डिजोल्व होती है, और कुछ अदर गैसेस भी कुछ थोड़ा सा अमाउंट उनका कुछ ट्रेसेज में डिजोल्व होती है। तो ये कहानी है कि सॉल्यूशन ऑफ गैस, क्योंकि गैसेज क्या है, वाटर के अंदर और अदर सॉल्वेंट्स के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाती हैं और वो सॉल्यूशन बनाती हैं बच्चों। तो इस तरीके से मैं कहूंगा एग्जाम्पल, आप जनरली जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो लेते हैं, उनके अंदर भी आप देखते हो, जैसे ही आप ढक्कन हटाते हो और तुरंत फिर पीते हो, तो वो भी कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, उनके अंदर भी जो है कार्बोनेटेड CO2 गैस है वाटर के अंदर। दूसरी मैं बात करता हूं क्लीनर्स में अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन, इसी तरीके से O2, N2 और दूसरी गैसेस भी वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। लेकिन जो नोट्स आपके पास नहीं है, वो वीडियो लेक्चर देख करके आप उनको भी लिख सकते हैं। लिखना है आपको, कुछ क्वेश्चंस भी अगर आपको एक्स्ट्रा है तो वो भी आपको जो है लिखने हैं नोट्स के अलावा, जो आपके पास नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से मैं कहूंगा बहुत ही कॉमन सा सॉल्यूशन होता है। आगे अपन देखते हैं इसके सॉल्युबिलिटी के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो मैंने जनरल बात कर ली है आपको। आगे चलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। चलिए बच्चों, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, गैसों की सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, गैसेज की सॉल्युबिलिटी के बारे में अपन चर्चा करेंगे बच्चों। क्या है इसकी पूरी कहानी वो देखिए। देखो, यहां पर मैं सिंपल से आपसे बात करूं तो गैसेज जो है वाटर के अंदर दूसरे सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाती हैं, ये बात ठीक है। और बच्चों, अगर यहां पर हम चर्चा करते हैं तो किन किन फैक्टर्स पे ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो मैं कहूंगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, इसकी फॉर्म में हम इसको बच्चों एक्सप्रेस करते हैं। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बच्चों ये क्या है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, वॉल्यूम ऑफ गैस। और वॉल्यूम ऑफ गैस आप कौन सा लोगे, STP पर, तो मैं लिख देता हूं रिड्यूस्ड एट STP। रिड्यूस्ड एट STP यानी कि STP पर आप वॉल्यूम ऑफ गैस लोगे। दैट कैन बी dissolved in
unit volume of solvent, unit volume of solvent at experiment temperature, experimental temperature and 1 bar pressure। ये है पूरी कहानी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की, यानी कि वास्तव में किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में हम कैसे हम उसको एक्सप्रेस करें। हम कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की टर्म के रूप में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। फिर सर ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है? तो ये वास्तव में एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वॉल्यूम है गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट में यूनिट वॉल्यूम में आप उसको डिजोल्व कर सकते हो। टेम्परेचर जो आपका चल रहा है और जो एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर है ना। और अगर मैं बात करता हूं प्रेशर की तो 1 बार प्रेशर होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट बच्चों लिक्विड सॉल्वेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहां से आप कह सकते हो कि जिस गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हाई होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में वॉल्यूम ऑफ गैस है। गैस का वो वॉल्यूम है जो 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्वेंट में डिजोल्व कर सकते हो, या 1 यूनिट वॉल्यूम जो है सॉल्वेंट में आप डिजोल्व कर सकते हो। टेम्परेचर जो आपका एक्सपेरिमेंट का चल रहा है वो फिक्स है, और प्रेशर यहां पर आपको 1 बार रखना होगा, 1 बार प्रेशर, है ना। यानी कि सॉल्यूशन ऑफ गैस ये है सिंपल सी बात, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अगर मैं बात करता हूं बच्चों, यहां पर एक बात और मैं चर्चा करूंगा बच्चों, और वो क्या है? देखिए, गैसेज का लिक्विड में सॉल्यूशन एक बहुत ही कॉमन सा है ना। पानी के अंदर भी आपको पता है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस डिजोल्व रहती है, और पानी में जब ऑक्सीजन गैस है तभी तो जो एक्वाटिक स्पीसीज हैं वो सरवाइव कर पाती हैं। पानी के अंदर ऑक्सीजन है तभी तो, है ना। तो एक कॉमन सा सॉल्यूशन बनता है गैसेज का। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आपका फॉर्मेल्डिहाइड का जो सॉल्यूशन आप लेते हो, फॉर्मेल्डिहाइड का, है ना, सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, इसको आप बोलते हो फॉर्मेलिन। इसको आप बायोलॉजी में डिस्कस करोगे अच्छे से। फॉर्मेलिन जो है प्रिजर्व करने के काम में आता है एनिमल्स वगैरह को। और दूसरी अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो अमोनिया का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, एक्वस सॉल्यूशन, है ना। ये भी कुछ एग्जाम्पल आपके पास हो गए हैं। तो ये जनरल एग्जाम्पल की अगर मैंने चर्चा की है तो ये है बच्चों, इस तरीके से एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की चर्चा हुई यहाँ पर। गैस का वो वॉल्यूम जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में आप डिजोल्व कर सकते हो एट ए गिवन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। चलिए आगे देखते हैं किस किस फैक्टर पर ये डिपेंड करती है बच्चों, उसकी बात करता हूं मैं। अब अपना टॉपिक है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, गैस की नेचर क्या है और सॉल्वेंट की नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, सभी गैसेज सेम एक्सटेंट में तो डिजोल्व नहीं होती है। कोई गैस कम डिजोल्व है, कोई ज्यादा डिजोल्व होती है। तो डिपेंड किस पर कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पर, और डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, क्योंकि सभी गैसेज जो है सेम एक्सटेंट में डिजोल्व नहीं होती है। चलिए अब यहां पर देखिए, अगर मैं बात करता हूं नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करती है। ऐसी गैसेज जो इजीली लिक्विफाइबल है, गैसेज which are easily liquefiable, more soluble in solvent, more soluble in solvent। मैंने क्या बात बताई है? जो गैसें इजीली लिक्विफिएबल है, मतलब जिनको आसानी से लिक्विफाई कर सकते हो आप, बहुत इजीली लिक्विफाई। गैस लिक्विफाई आपको पता है, जो आपके घर पे एलपीजी यूज होता है वो लिक्विफाई है, क्योंकि गैस पर जब प्रेशर आप अप्लाई करते हो तो मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, और जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है।
क्योंकि गैसेज के अंदर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा हाई है। जब गैसेज के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो उस केस में क्या होगा बच्चों, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, गैसेज विच आर इजीली लिक्विफेबल मोर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट, वो बहुत इजीली सोल्यूबल होंगी। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूं, एक तरफ आपके पास CO2 है, एक तरफ आपके पास N2 है, O2 है, तो CO2 विल बी मोर सोल्यूबल देन N2O2 बिकॉज CO2 इज इजीली लिक्विफेबल गैस। जो इजीली लिक्विफाई हो सकती है वो गैस मोर सोल्यूबल होगी। तो एक फैक्टर तो लिक्विफेबल बताया। दूसरा जो फैक्टर है, गैस विच इजीली आयनाइजेबल is more soluble in water, is more soluble in water as compared to other solvent, as compared to other solvent। समझिए इस पूरे खेल को भी। जो गैस इजीली आयनाइजेबल है, भाई मुझे एक चीज बताइए, अपन ने एक जनरल फिनोमिना पढ़ा था, लाइक डिजोल्व लाइक। वाटर कैसा है बच्चों, पोलर सॉल्वेंट है। तो जो गैस इजीली आयनाइजेबल हो रही है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं HCl गैस। HCl गैस वाटर में इजीली सॉल्यूबल है, मैं कहूंगा इजीली सॉल्यूबल इन वाटर, इजीली सॉल्यूबल इन वाटर। अब आप कहेंगे सर ये इजीली सॉल्यूबल वाटर में क्यों है, तो मैं कहूंगा HCl गैस इजीली आयनाइजेबल है, बहुत आसानी से आयनाइज हो जाती है। और आयनाइज होने से क्या फायदा मिलता है, ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है बिकॉज वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। तो HCl गैस वाटर में इजीली सॉल्यूबल है एज कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट, दूसरे सॉल्वेंट में कम। क्योंकि मैंने यहां पर दूसरी बात भी रखी बच्चों, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ गैस की मैंने बात कर दी है, जो गैस इजीली लिक्विफिएबल है वो मोर सॉल्यूबल होगी। और अगर बात करता हूं मैं आयनाइजेबल, अगर जो गैस इजीली आयनाइज हो रही है लाइक HCl गैस, तो वो बच्चों पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में इजीली डिसॉल्व होगी एज कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट और अदर सॉल्वेंट। तो यहां पर ये हो गई है नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके अंदर बच्चों सेकंड आता है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो देखिए। देखो जो गैसेज हैं उनका लिक्विड में जो डिसोल्यूशन है, डिसोल्व होंगी वो लिक्विड में, तो वो प्रोसेस बच्चों एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी कि गैसेज को जब आप किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हो तो प्रोसेस कैसी है बच्चों, एक्सोथर्मिक, मतलब उसमें हीट रिलीज होती है। तो अब मुझे एक चीज बताइए, ली चटर्ली प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मैंने एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अच्छा है गलत है, गलत होगा क्योंकि खुद प्रोसेस से भी टेम्परेचर रिलीज हो रहा है। तो अगर आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, यानी कि गैसेज का लिक्विड में डिसॉल्व होना कैसी प्रोसेस है बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यहां टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैसेज की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। तो मैं लिखता हूं द solubility of gas in liquid is an exothermic process, hence on increasing temperature solubility of gas in liquid decreases। समझ गए पूरी की पूरी बात। यानी कि प्रोसेस कैसी है बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होगी।
ये हमेशा ध्यान, भाई सिंपल सी बात है, आप कोल्ड ड्रिंक को गर्म कर दीजिए, क्या होगा गर्म करते ही, गैस जो है निकल जाएगी बाहर, है ना। तो वहां हम क्या करते हैं, कूलिंग करके रखते हैं, टेम्परेचर को कम रखते हैं। कूलिंग करने से क्या होगा, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। भाई इसका रिवर्स प्रोसेस अगर आप करोगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी ना। तो कूलिंग करने से क्या होगा, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। तभी बच्चों आपने देखा है एक्वाटिक स्पीसीज क्या है कि ठंडे पानी में वो आराम से रहती है। ठंडे पानी में आराम से वो इसलिए नहीं रहती कि उनको गर्मी लगती है, नहीं, ठंडे पानी में आराम से वो इसलिए रहती है ताकि उनको ऑक्सीजन की ज्यादा अमाउंट मिल सके। क्योंकि टेम्परेचर कम होने से गैसेज की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, इसलिए उनको पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाती है और वो इजीली सर्वाइव कर पाती हैं एक्वाटिक स्पीसीज, है ना। और अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो जो डिजोल्व्ड गैस है वो बाहर हो जाएगी और सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है बच्चों, है ना। जैसे अगर और कुछ एक बात और यहां मैं स्पेशल कहूंगा कि कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसे हैं जिनमें इसका रिवर्स चलता है ना। तो ये बात हमेशा ही सही नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसका रिवर्स फंडा भी लग जाता है कई बार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट वो बहुत रेयर केस है। जनरल बात अगर हम करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसेज की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि प्रोसेस कैसा है बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चलिए टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट जो इफेक्ट देखेंगे अपन वो देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। थर्ड लेते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर को आप समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैं चर्चा करूंगा बच्चों, एक लॉ है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ यानी कि ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर हमें हेनरीज लॉ पता है। आपको हेनरीज लॉ पता है तो आप इजीली बता पाओगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये क्या कहता है वो जरा देखिए, द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों मैंने एक चीज जरूर बोली है आपको, कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अगर आपने वेरिएबल कर दिया है तो सोल्युबिलिटी तो फिर चेंज होगी। तो मुझे अगर प्रेशर का इफेक्ट देखना है तो जो दूसरा पैरामीटर है दैट इज टेम्परेचर, उसको कांस्टेंट रखना होगा। क्योंकि अगर दोनों पैरामीटर पैरेलल में चल रहे हैं तो आपको क्या पता किसकी वजह से कौन सा चेंज आ रहा है। तो अगर मुझे इफेक्ट ऑफ प्रेशर कंसीडर करना है तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मुझे कांस्टेंट करना होगा। तो मैं कहूंगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा सोल्युबिलिटी उतनी ही हाई होगी। आपको पता है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, है ना, जो कार्बोनेटेड बेवरेजेज होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनके अंदर CO2 गैस हाई प्रेशर पर भरी हुई होती है और हाई प्रेशर पे आपकी फिर बोतल को बंद करके फिर उसको सील कर देते हैं। और जैसे ही आप उसको ओपन करते हो कैप को तो क्या होता है, जो डिजोल्व्ड CO2 है वो बाहर निकलती है। क्यों, क्योंकि जैसे हटाया तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो जो डिजोल्व्ड गैस है वो बाहर निकलेगी। इसका मतलब जितना हाई पार्शियल प्रेशर होगा गैस का उतनी ही ज्यादा गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी होगी। तो मैं लिखूंगा क्या, द सोल्युबिलिटी ऑफ, सोल्युबिलिटी की बात नहीं करेंगे वो तो पहले कर रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solubility of gas in liquid is explained by Henry's law। यानी कि ये चीज किससे एक्सप्रेस कर सकते हो आप, हेनरीज लॉ से। अब मेरा सवाल आता है ये हेनरीज लॉ क्या है वो हम देखते हैं, जो मैंने अभी बताया था। हेनरीज लॉ क्या कहता है, लिखता हूं मैं, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस
in liquid at constant temperature is directly proportional to partial pressure of gas। एक लाइन और मैं ऐड कर रहा हूं, when there is no interaction between gas and liquid। देर इज नो इंटरेक्शन कह सकते हो, या इसकी जगह ये भी लिख सकते हो देर इज नो रिएक्शन। अब जरा समझिए, मैंने आपको बताया है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर किस लॉ की हेल्प से आप समझ सकते हो, दैट इज हेनरीज लॉ। क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों ये लाइन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं किया तो प्रेशर का असर नहीं देख पाओगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। गैस का जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही हाई होगी। व्हेन देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन गैस एंड लिक्विड। यहां मैं एक चीज और कहूंगा कि जिस गैस को आप लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो उस गैस की उस लिक्विड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। पता चला गैस लिक्विड के साथ रिएक्शन करके कुछ नया ही कार्यक्रम चला रहा है, तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ये ध्यान दीजिए, जब गैस और लिक्विड के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है तो आप सिंपल सा क्या कहोगे, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। क्लियर। अब यहां देखिए, अब गैस की सोल्युबिलिटी को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करें, वो हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। भाई मैं ये कहूंगा कि लिक्विड के अंदर किसी गैस की सोल्युबिलिटी हाई है, किसी की लो है, ये कैसे समझ में आएगा, ये समझ में आएगा मोल फ्रैक्शन से। अगर किसी गैस का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन हाई है इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी हाई है, और किसी गैस का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन लो है इसका मतलब सोल्युबिलिटी लो है। तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि गैस की लिक्विड में जो सोल्युबिलिटी है वो किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो यहां मैं लिखूंगा द solubility of gas in liquid is expressed in terms of मोल फ्रैक्शन। मतलब जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उस गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब जरा देखिए इसको आगे, हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखिए। अब इसका मतलब यहां मैं कह सकता हूं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चों, सोल्युबिलिटी की। और सोल्युबिलिटी को किस फॉर्म में आप डिफाइन कर रहे हो, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर आप समझिए इस चीज को कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। अब देखिए इसको आगे मैथमेटिकली फॉर्म में देखें तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों मैंने क्या बताया है नीचे यहां पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। ये लीजिए ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और सोल्युबिलिटी को किस फॉर्म में हमने डिफाइन किया था, मोल फ्रैक्शन। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको बोलते हैं बच्चों हेनरीज कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बच्चों, हेनरीज कांस्टेंट। KH को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो समझ में आ गया, सिंपल सी कहानी है। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किस टर्म में एक्सप्रेस करोगे, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ज्यादा, सोल्युबिलिटी ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा, एक ही बात है। तो मैं यहां पर सिंपल सी बात क्या कही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X। सोल्युबिलिटी को अपन ने किस फॉर्म में लिया है, मोल फ्रैक्शन। ये क्या है X बच्चों, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। समझ में आ गई है बात। अब आती है इसकी लिमिटेशन क्या है।
हेनरीज लॉ की बच्चों लिमिटेशंस देखते हैं और फिर इस पे एक क्वेश्चन देखेंगे अपन। चलिए, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहली लिमिटेशन देखिए बच्चों, सिंपल सी मैं बात कहूंगा कि जो प्रेशर है वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर ज्यादा सोल्युबिलिटी ज्यादा। अब आपने प्रेशर इतना ज्यादा कर दिया है तो कोई भी गैस सोल्यूबल हो जाएगी, है ना। प्रेशराइज कर दिया गैस को तो सोल्युबिलिटी किसी भी गैस की आप कर सकते हो, तो वहां पर फिर हेनरीज लॉ की तो कोई बात ही नहीं हुई। आपने इतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर दिया कि कोई भी गैस सोल्यूबल हो रही है, तो फिर हेनरी की क्या चर्चा होगी। तो मैं सिंपल से क्या कहूंगा, प्रेशर इज नॉट हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं लीजिए, प्रेशर इज नॉट हाई। क्योंकि अगर आपने प्रेशर बहुत हाई ले लिया तो कोई भी गैस सोल्यूबल हो जाएगी, तो फिर हेनरी की चर्चा नहीं होगी। नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए, तो प्रेशर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब पता चला आपने प्रेशर इतना ज्यादा हाई कर दिया कि सोल्यूबल ही सोल्यूबल आ रही है सभी गैसें, तो वहां आप समझ नहीं पाएंगे। दूसरा आता है बच्चों, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, मतलब टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। मींस कि भाई टेम्परेचर इतना तो हो कि गैस के मॉलिक्यूल जो है घूम सके, मूवमेंट शो कर सके। टेम्परेचर इतना कम कर दिया, देखो ये बात तो तय है कि टेम्परेचर अगर आपने बहुत हाई कर दिया तो गैसेज की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये बात तो तय है। लेकिन टेम्परेचर इतना कम भी मत कीजिए कि वहां पर जो है गैस को के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट ही नहीं शो करे। तो कुछ तो टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो गैस के मॉलिक्यूल जो है मूवमेंट ही नहीं करेंगे। और तीसरा आता है, गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, गैस बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए, अगर गैस हाईली सोल्यूबल हुई तो फिर उसमें प्रेशर इंक्रीज करने की जरूरत ही कहां है, वो तो अपने आप ही सोल्यूबल है। गैस को अगर गैस बहुत ज्यादा हाईली सोल्यूबल है तो उस केस में मैं कहूंगा उस में तो मेरे को हेनरी की जरूरत ही नहीं पड़ रही, यानी कि वहां तो आपको प्रेशर इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, गैस तो अपने आप ही सोल्यूबल है। तो अगर गैस हाईली सोल्यूबल हुई तो फिर प्रेशर की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गैस तो इजीली डिजोल्व हो जाएगी। तो हेनरी अपनी बात कब मनवा सकता है, कब हेनरी का लॉ अच्छे से अप्लाई होगा, जब गैस बहुत ज्यादा हाईली सोल्यूबल नहीं हो। और बच्चों जो फोर्थ लिमिटेशन आती है वो मैंने डेफिनेशन के साथ बताई कि गैस जो है लिक्विड के साथ, यानी कि गैस और लिक्विड के बीच में किसी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। गैस ना तो वहां पर डिसोशिएट हो और ना ही वहां पर एसोसिएट हो, मतलब देयर इज नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ गैस इन लिक्विड। क्योंकि गैस अगर डिसोशिएट होती है या एसोसिएट होती है तो उस केस में उसकी सोल्युबिलिटी अफेक्ट होगी। तो गैस जो है लिक्विड से, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ chemical interaction between gas and liquid, and gas should neither dissociate nor associate, ना तो डिसोशिएट होनी चाहिए ना ही एसोसिएट होनी चाहिए, एंड इट शुड बी केमिकली नॉन रिएक्टिव विद द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ केमिकली कोई रिएक्ट वो नहीं करनी चाहिए। ये बच्चों लिमिटेशंस आती हैं कि प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई हो गया तो उससे नुकसान क्या है, कोई भी गैस सोल्यूबल हो जाएगी। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, हम कह रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन टेम्परेचर इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि गैस की जो है सोल्युबिलिटी ही नहीं हो, है ना, मूवमेंट ही नहीं शो करें जो है पार्टिकल्स। और गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल हुई गैस तो फिर प्रेशर का क्या एप्लीकेशन आप देखेंगे वहां पर। और गैस लिक्विड के साथ किसी तरीके की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करे बच्चों। ये आते हैं इसकी जो है सिंपल सी लिमिटेशंस। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसके ऊपर।
चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया है 293 केल्विन पर पानी में N2 गैस को पास करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, एट 298 केल्विन पर 293 केल्विन कर दीजिए, N2 गैस इज पास्ड इन वाटर, N2 गैस को वाटर में पास करते हैं। ठीक है, आगे क्या करें, तो 1 लीटर पानी में N2 गैस के कितने मिलीमोल डिजोल्व होंगे। देन कैलकुलेट how many millimoles of N2 gas will dissolve in water, कितने मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस विल डिजोल्व इन वाटर, और इसका जो है प्रेशर दे रखा है नाइट्रोजन एक्सर्टेड प्रेशर, नाइट्रोजन एक्सर्टेड पार्शियल प्रेशर, कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करती है 0.987 बार, है ना 0.987। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, 1 बार और 1 ATM इक्वल होते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसको आप कॉपी के टॉप पर स्पेशल पॉइंट लिख लीजिए, 1 बार और 1 ATM ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। 0.987 बार बता दिया है और गिवन, और आपको दे रखा है KH दे रखा है हेनरीज कांस्टेंट 76.48 किलो बार, ये हेनरीज कांस्टेंट आपको गिवन है इस 293 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये आपका क्वेश्चन है, समझिए क्या दे रखा है, 293 केल्विन पर नाइट्रोजन गैस को वाटर में पास करते हैं, तो क्या बताया है, कैलकुलेट हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस विल डिजोल्व, नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल डिजोल्व होंगे, है ना। तो मोल तो मुझे डायरेक्टली पता नहीं चलेंगे, बट पहले मुझे मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा, और जब मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो वहां से हम मोल पता कर लेंगे बच्चों। तो हमें क्या क्या गिवन है, गिवन है आपको एक तो KH गिवन है, यहां मैं लिख देता हूं सिंपल गिवन, एक तो आपको नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर गिवन है, कितना है गिवन बच्चों, पार्शियल प्रेशर PN2 कितना गिवन है, दैट इज 0.987 बार, और एक आपको क्या गिवन है बच्चों, KH। तो अपना फॉर्मूला लगाइए, P इक्वल्स टू KHX, है ना, ये बताया था। तो यहां से अगर आप X निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, P अपॉन KH, तो P की जगह P रखिए, 0.987 बार में है बच्चों, लेकिन KH आपका किलो बार में है, तो किलो बार को आप नॉर्मल चेंज कीजिए इनटू 10⁻3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू जो है आएगी 1.29 इंटू 10⁻⁻5, है ना। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखो ऊपर भी बार है नीचे भी बार है, तो बार से बार कैंसिल हो गया है, तो कोई यूनिट नहीं आएगी मोल फ्रैक्शन की, 1.29 इंटू 10⁻⁵ ये आया। अब आप देखिए सवाल में आगे क्या दिया गया है बच्चों, एक सिंपल सी बात कही गई है, क्या जो है टू नाइट्रोजन गैस इज पास्ड इन वाटर, वाटर के अंदर पास करते हैं, कितने मिलीमोल्स जो है डिजोल्व होंगे, और N2 का ये दे रखा है। अच्छा, ये पूरा का पूरा सवाल ये है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, सॉरी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, 1 लीटर ऑफ वाटर, ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास सॉल्वेंट का अगर मोल नहीं होंगे तो उस केस में आप बताओ कैसे निकाल पाओगे मोल फ्रैक्शन से मोल, है ना। तो ये कहा है 1 लीटर ऑफ वाटर में, पूरा क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 1 लीटर ऑफ वाटर, देखिए 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने मोल होंगे, ये आपको पता है मोल कॉन्सेप्ट में कि पानी का 1 लीटर कहो या पानी के लिए 1 किलोग्राम कहो एक ही बात है, क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी बच्चों 1 होती है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। जब ये 1 है तो जो मास है वही वॉल्यूम है, तो पानी का 1 लीटर कहिए या पानी का 1 किलोग्राम कहिए एक ही बात है। और 1 किलोग्राम में जब आप मोल निकालोगे तो मोल कैसे निकालते हैं, वेट इन ग्राम 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये आएगा 55.5 मोल,
बोलो समझे कि नहीं समझे। भाई 1 लीटर ऑफ वाटर में मोल कैसे निकालोगे? जो 1 लीटर ऑफ वाटर है वो 1 किलोग्राम वाटर के इक्वल है, और 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, तो 55.5 मोल आ गए हैं। ठीक है, ये सॉल्वेंट के मोल आ गए हैं और ये मोल फ्रैक्शन आ गया है। तो अब आप कैसे कहोगे? XN2, XN2 है ना आपके पास, इसका मतलब क्या? NN2, N2 के मोल डिवाइड बाय NN2 प्लस NH2O, और ये गिवन कितना है बच्चों? 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। बोलो भाई मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या? N2 के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। अब यहां पर एक फंडा आप समझिए, वो फंडा क्या है बच्चों? पानी में नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है। द सोल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर इज वेरी लेस। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं NN2 के मोल हैं और NH2O के मोल हैं, तो NH2O के कंपैरिजन में NN2 को मैं बहुत ही नेग्लेक्ट मान सकता हूं। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो यहां से उड़ा सकता हूं मैं, ये ऊपर से नहीं हटेंगे। कोई चीज कम या ज्यादा होती है तो प्लस माइनस से रिमूव कर सकते हो आप, है ना। उसको यहां से नहीं, डिवाइड से या मल्टीप्लाई से नहीं हटाओगे, क्योंकि कम अमाउंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड होने से बहुत चेंज आ जाता है, लेकिन आप उसको यहां से हटा सकते हो। तो यहां से मैं कह सकता हूं XN2 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू NN2 डिवाइड बाय NH2, और ये कितना दे रखा है बच्चों? 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। तो यहां पर मैं सोल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को। यहां से आप सीधा सा निकाल सकते हो NN2 इक्वल्स टू NH2 दे रखा है 55.5 इंटू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। बोलो ये सिंपल सा कैलकुलेशन आप कर लोगे। इस कैलकुलेशन को जो आप करोगे तो आएगा 0.716 मिलीमोल, 0.716 मिलीमोल। ये आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। समझ के सवाल को फिर से देख लीजिए। 293 केल्विन पर नाइट्रोजन गैस को पानी में पास करते हैं तो कितने मिलीमोल डिजोल्व होंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में। तो अगर मुझे मोल निकालने तो उससे पहले मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। हेनरीज कांस्टेंट आपके पास है, PN2 आपके पास है, फॉर्मूला लगाया, X निकालना, P/KH से मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ गया है नाइट्रोजन का। यहां मैं लिख देता हूं ये XN2 है बच्चों, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन। अब नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन आ गया है। अगर मेरे पास सॉल्वेंट के मोल भी आ जाए, सॉल्वेंट कितना है बच्चों? 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, और 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने मोल होते हैं? 55.5 मोल। सॉल्वेंट के मोल आ गए हैं तो सॉल्यूट क्या आ जाएंगे? मोल फ्रैक्शन लिखा, NN2 डिवाइड बाय NN2 प्लस NH2, इसकी वैल्यू ये है। फिर मैंने बताया था पानी के अंदर नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी इज वेरी वेरी लेस, तो उस केस में इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो NH2O को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, आंसर आपका आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर सॉल्युबिलिटी गैसेज की लिक्विड में समाप्त होती है। हेनरीज लॉ हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे।